Hello everyone, welcome to Unix Spark Academy. Today we are going to discuss most asked electrical objective question with their explanation जो कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों एट द एंड मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। Question number 1 for the polynomial p of s is equal to s raised to 4 plus 8s raised to 3 plus 18s raised to 2 plus 16s plus 5. Find the number of roots which lie on the right half of s plane. Option A 1, B 0, C 2, D 4. This is the given polynomial function, that is the p of s is equal to s raised to 4 plus 8s raised to 3 plus 18s raised to 2 प्लस 16s प्लस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको बाय यूजिंग दिस राउथ-विड्थ क्राइटेरिया आप एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को आप राउट्स अरे में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आएगा आपका s रेज़ टू 4, s रेज़ टू 3, s रेज़ टू 2, s रेज़ टू 1 and the last one is s raised to 0. Next one, these two rows, this one and this one, consisting of alternate coefficient of polynomial. Alternate coefficient लिखना है आपको polynomial के यहाँ पे, मतलब s raised to 4 का कोएफिशिएंट है आपका 1, तो आप उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन आफ्टर s raised to 3 का कोएफिशिएंट 8, तो आप उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन s raised to 2 का कोएफिशिएंट है आपका 18, तो आप उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन s रेज़ टू 1 का कोएफिशिएंट है 16, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये आपका 5 कोएफिशिएंट कांस्टेंट, तो उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। s रेज़ टू 0 का कोएफिशिएंट एंड लास्ट वन इज 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप उसको डैश भी रख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको नेक्स्ट रो जो है आपका उसके कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको यहाँ का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कोएफिशिएंट अगर आपको फाइंड आउट करना है ये वाला, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है 16, अगर वो करना है तो आएगा 8 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 16 डिवाइड बाई दिस 8 डिवाइड बाई 8, तो आपको ये 16 मिलेगा कुछ इस तरीके से। 8 इंटू 18 माइनस 1 into 16 डिवाइड बाय 8, ये आएगा 144 माइनस 16 डिवाइड बाय 8। सो 144 माइनस 16 इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाय 8, तो आपको मिलेगा 16, जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ, आपको मिलेगा 16। तो नेक्स्ट कोएफिशिएंट अगर आपको ये वाला एक कोएफिशिएंट आपको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आएगा 8 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 8। नेक्स्ट आएगा 8 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 8, तो ये आएगा 5, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ 5। नेक्स्ट कोएफिशिएंट आपका 0 आएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट रोज के कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए 16 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 16, तो आपको नेक्स्ट कोएफिशिएंट मिलेगा 16 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 16। 16 इंटू 16 मीन 16 स्क्वायर, वो आएगा आपका 256 माइनस 40 डिवाइड बाय 16, तो ये बनेगा आपका 13.5, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 13.5, उसी को आप यहाँ पे लिखेंगे 13.5। नेक्स्ट कोएफिशिएंट अगर आपको फाइंड आउट करना है ये वाला, तो 16 इंटू 0 0 माइनस 8 इंटू 0 अगेन 0 डिवाइड बाय 16, तो ये कितना आएगा 0 आएगा, 0 आगे के 0। नेक्स्ट रोज के अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 13.5 इंटू 5
-16 इंटू 0 डिवाइड बाय 13.5, तो ये आएगा आपका 5। आप करके देखो, ये आपका 5 आए, इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 5, और आगे के कोएफिशिएंट आपके आएंगे 0। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में दिया था, फिर आपके फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक बार फिर से करके दिखाया ताकि आप उसको इजीली समझ सके। यार गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपको फाइंड आउट करना है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में आपके कितने नंबर ऑफ पोल प्रेजेंट है। तो कितने नंबर ऑफ साइंस आपके ये जो फर्स्ट कॉलम में उसमें चेंजेस है उसको आपको पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो कितने साइन आपके चेंजेस है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, एक भी नहीं है, ये प्लस है, ये वाला प्लस है, मतलब सारे के सारे प्लसेस है। मान लो अगर यहाँ पे आपका -16 आता तो कितने साइन चेंजेस होते, ये +2 माइनस फर्स्ट साइन और -2 प्लस अगेन सेकेंड साइन, तो 2 नंबर ऑफ पोल्स आते आपके। लेकिन यहाँ पे फिलहाल सब आपके पॉजिटिव है, फर्स्ट कॉलम में जितने भी कोएफिशिएंट है सारे के सारे आपके पॉजिटिव है। इसका मतलब एक भी साइन आपके यहाँ पे चेंजेस नहीं है, इसका मतलब 0 नंबर ऑफ पोल्स present on the right half of S plane. So option B is correct here. That is a 0. Question number 2, with regard to filtering property, the lead compensator is option A band pass filter, B band reject filter, C high pass filter, and D low pass filter. So option C is correct. That is the high pass filter. Generally, as we know that compensator एक ऐसा डिवाइस है जो सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करता है। Generally, compensator is divided into 3 types. Number 1, lag lead compensator, or it is also called as a lead lag compensator. Second one is a lead compensator, and third one is lag compensator. और जहां तक बात है आपकी lag lead compensator की, this lag lead और lead lag compensator ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करने का काम करता है, and it acts as a band reject filter. Second one is a lead compensator. This lead compensator is capable of improving the transient state characteristic of the system. Transient state को improve करने का काम आपका ये lead compensator करता है, and it acts as a high pass filter. And third one is the lag compensator. Lag compensator is capable of improving steady state response characteristic of the system. Means it eliminates the steady state error between input and output. And it acts as a low pass filter. तो आपको ये याद रखना है, lag lead compensator acts as a band reject filter, lead compensator acts as a high pass filter, and lag compensator acts as a low pass filter. तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया था the lead compensator acts as, so option C is correct here, that is the acts as a high pass filter. Question number 3, the angle condition used for checking whether any point lie on the root locus or not is option A plus minus 2q into 360 degree, B plus minus 2q plus 1 into 360 degree, C plus minus 2q into 180 degree, D plus minus 2q plus 1 into 180 degree. So option D is correct here. As we know that root locus is a locus of the closed loop poles when system gain k varied from 0 to infinity. For your better understanding, we can take here characteristic equation, that is the 1 plus g of s into h of s is equal to 0. Means that g of s into h of s is equal to -1 plus jj. आप सेम इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट तो है आपकी मैग्नीट्यूड कंडीशन, इन मैग्नीट्यूड कंडीशन इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर. So magnitude is equal to, and second one is the angle condition. Means that angle g of s into h of s is equal to
tan inverse imaginary part 0 divided by real part minus 1 is equal to plus minus 180 डिग्री। तो प्लस माइनस 180 डिग्री को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2q plus 1 into 180 degree, and here q is equal to 0, 1, 2 that. तो ये आपके दो अलग अलग कंडीशन है, मैग्नीट्यूड कंडीशन इज इक्वल टू 1 एंड अनदर वन इज एंगल कंडीशन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2q plus 1 into 180 degree. So option D is correct here, that is the plus minus 2q plus 1 into 180 degree. Generally this angle condition is used for checking whether the certain point on the root locus or not, means that validity of the root locus for the closed loop codes. और यहाँ पे पूछा गया था the angle condition used for checking whether the any point lie on the root locus or not is, तो ये angle condition है, plus minus 2q plus 1 into 180. And this magnitude condition is used for finding the system gain k at any point of the root locus. तो ये आपको हमेशा याद रखना है, angle condition is used for checking whether the certain point on the root locus or not. दिया हुआ पॉइंट रूट लोकस के अंदर स्थित है या नहीं, ये चेक करने का काम आपका एंगल कंडीशन करता है, और सिस्टम का जो गेन है के उसको फाइंड आउट करने का काम आपका ये मैग्नीट्यूड कंडीशन करता है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, मैग्नीट्यूड g of s into h of s is equal to 1 and angle g of s into h of s is equal to plus minus 2q plus 1 into 180 degree. For that q is equal to 0, 1, 2 that. Question number 4, a control system has open loop transfer function g of s is equal to k divided by s plus 2. Find the breakaway points. So option A 1, B minus 1, C minus 2, D 2. Generally breakaway point are those points where the multiple roots of the characteristic equation occurs. And as we know that root of dk by ds is equal to 0 will give the breakaway points. आपके पास g of s है k divided by s plus 2 and it is a open loop transfer function. Open loop system है, इसका मतलब h of s is equal to 1 because it is a unity feedback system. तो ब्रेकअवे पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन को 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो आप उसको लिखेंगे 1 प्लस जी ऑफ एस मीन्स के डिवाइड बाय एस अनदर ब्रैकेट एस प्लस 2 इंटू एच ऑफ एस आपका 1 है इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपका s square plus 2s plus k डिवाइड बाय s square plus 2s, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आप इक्वेशन को 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, ये आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k, ये वाला इक्वेशन को आपको इन टर्म्स ऑफ k में लिखना है, मतलब इस तरीके से k इज इक्वल टू ये आएगा माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 है फाइंड dk बाय ds इज इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखना है dk बाय ds के फॉर्म में, तो टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू s। So dk by ds is equal to 0 के फॉर्म में लिखना है आपको, is equal to 0 is equal to डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा ये आपका माइनस 2s माइनस। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, देन राइट k इन टर्म्स ऑफ s। पॉइंट नंबर 3 dk by ds इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको इसको लिखना है, मतलब टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s तो आएगा dk by ds इज इक्वल टू माइनस 2s माइनस 2 और ये आया आपका 0। पॉइंट नंबर 4 जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, द रूट ऑफ dk by ds इज इक्वल टू 0 विल गिव द ब्रेकअवे पॉइंट। इसके जो रूट्स है dk by ds के वो आपको ब्रेकअवे पॉइंट देंगे, मतलब अगर इसका रूट निकालेंगे जैसे माइनस 2s माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
ये लिया आपने -2s -2 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा आपका -2s इज इक्वल टू 2, मीन्स दैट s इज इक्वल टू -1. The root of this equation, like s is equal to -1, means it is the breakaway points. So s is equal to -1, ये आपका breakaway point है. तो फिलहाल क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था, आपको breakaway point फाइंड आउट करना था. कंट्रोल सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो s is equal to k divided by s plus 2 find the breakaway point. So option B is correct here, that is a -1. Question number 5, the closed loop transfer function of a system is 25 divided by s square plus 25. The settling time of the system is option A 1 second, B 5 second, C 25 second, D infinite second. As we know that for second order system, the standard transfer function omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. ये आप लोगों को पता है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन आपका ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर होता है. ये आपको हमेशा याद रखना है. दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. सो कंपेयर दिस स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन विद गिवन क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन 25 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 25. अगर दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो आपको ओमेगा एन मिलेगा. दैट इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ओमेगा एन इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड और जीटा डैम्पिंग रेशियो मिलेगा आपको 0. आपको फाइंड आउट करना है सेटलिंग टाइम. सेटलिंग टाइम इज डिनोटेड बाय टीएस एंड फॉर 2% टॉलरेंस सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 divided by zeta omega n. So put all necessary values here and then calculate settling times. So settling times is equal to infinity. This is for 2% tolerance. And for 5% tolerance, settling time का formula है Ts is equal to 3 divided by zeta omega n. So put all necessary values here and then calculate settling time. It is also infinity. तो ये आपको हमेशा याद रखना है. For 2% tolerance, settling time is equal to 4 divided by zeta omega n, and for 5% tolerance, settling time is equal to 3 divided by zeta omega n. तो दोनों कंडीशन में आपका settling time infinity आ रहा है. So option D is correct here, that is infinity second. लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है. अगर आपकी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 25 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 25, इसका मतलब आपकी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है. अगर आपकी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है एट दैट टाइम्स डैम्पिंग फैक्टर आपका 0 आता है. तो आप डायरेक्टली जीटा को अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इंफिनिटी आने वाला है. आप इस तरीके से फाइंड आउट करो या इस तरीके से फाइंड आउट करो, आपका आंसर इंफिनिटी आने वाला है, जो कि ऑप्शन डी है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, दैट इज द इंफिनिटी. Question number 6, if the bandwidth of the system is very large, the speed response is option A slower, B faster, C independent of bandwidth, and D none of the above. Generally, bandwidth is the range of frequency over which the magnitude has a value of 1 by root 2. Magnitude has the value of 1 by root 2 and bandwidth indicate the speed of response of the system. Bandwidth जो है वो सिस्टम का स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स को इंडिकेट करने का काम करता है. वाइडर द बैंडविड्थ मींस फास्टर द रिस्पॉन्स. जितनी बैंडविड्थ आपकी वाइडर होगी उतना आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स फास्ट होगा. सो यहाँ पे पूछा गया है इफ द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम इज वेरी लार्ज. अगर आपकी बैंडविड्थ ज्यादा है इसका मतलब सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज अ फास्टर. वाइडर द बैंडविड्थ मींस फास्टर द रिस्पॉन्स. और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इसके ऊपर कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. बैंडविड्थ इज इक्वल टू 0.35 डिवाइड बाय राइज टाइम. So option B is correct here, that is the faster. Question number 7, a second order underdamped system has damping ratio of 0.3. Find the phase margin of the system. Option A 3 degree, B 20 degree, C 30 degree, D 60 degree. गिवन क्वेश्चन के अंदर एक सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम दिए हुए जिसका डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे 0.3 है, मीन जीटा इज इक्वल टू 0.3 है.
और आपको फाइंड आउट करना है फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम। जनरली फेज मार्जिन के ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है। फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5 एंड फॉर सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम फेज मार्जिन इज इक्वल टू 100 इंटू जीटा। इज अ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 100 इंटू जीटा। फिलहाल यहाँ पे जीटा आप लोगों को दिया हुआ है 0.3, सो पुट जीटा इज इक्वल टू 0.3 हियर, मींस 100 into 0.3 is equal to 30 degree. So option C is correct here. That is the 30 degree. Question number 8, for a unity feedback control system open loop transfer function GOPS is equal to 10 divided by S plus 1. Then the velocity error constant is option A 0, B 10, C 50, D infinity. गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको एक यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है। यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम means that h of s is equal to 1 and here g of s is equal to 10 divided by s plus 1। यहाँ पे ऑलरेडी g of s आपको दिया हुआ है, g of s is equal to 10 divided by s plus 1 and find velocity error constant। आपको फाइंड आउट करना है velocity error constant। जैसे कि पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, static error coefficient is divided into 3 parts. First one is the position error coefficient denoted by Kp और उसका फॉर्मूला है Kp is equal to limit s tends to 0 g of s into h of s. Second one is the velocity error coefficient denoted by Kv is equal to formula है limit s tends to 0 s into g of s into h of s. And third one is the acceleration error coefficient denoted by K is equal to limit s tends to 0 s square into g of s into h of s. फिलहाल आप लोगों को फाइंड करना है Kv, that is the velocity error constant, is equal to limit s tends to 0 s into g of s into h of s. So is equal to limit s tends to 0 s into g of s है आपका 10 divided by s plus 1 into 1 h of s is equal to here s get cancelled, put s is equal to 0 here, तो यह आएगा आपका 10 divided by 1 is equal to 10, जो कि आपका ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंस्टेड ऑफ दैट वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, अगर न्यूमेरिकल के अंदर आपको पोजीशन एरर कांस्टेंट या एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट पूछा जाता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर पोजीशनल एरर कांस्टेंट एंड फॉर एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। पुट ऑल नेसेसरी वैल्यूज हियर एंड देन कैलकुलेट केपी एंड के। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया था वेलोसिटी एरर कांस्टेंट डिनोटेड बाय केवी, सो आप लोगों ने इसको निकाला है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज द 10. Question number 9, which of the following is or represent the lead compensator? Option A, s plus 2 by s plus 1, B, s plus 2 by s plus 5, C, s plus 5 by s plus 6, D, both 2 and 3. As we know that lead compensator is used for improving the transient state or speed of response of the system, जिसका ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा इन ब्रैकेट 1 प्लस टी एस डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा टी एस। और अगर आप पोल जीरो पैटर्न देखेंगे, दिस इज द पोल जीरो पैटर्न ऑफ लीड लैग कॉम्पेंसेटर। तो सबसे पहले अगर आप लीड कॉम्पेंसेटर को ऑब्जर्व करेंगे तो ओरिजिन के नियर बाय आपका जीरो होता है और आखिरी में आपका पोल्स होता है। इसके रिवर्स में आपका लैग कॉम्पेंसेटर होता है। लैग कॉम्पेंसेटर में सबसे पहले ओरिजिन के नियर बाय आपका पोल होगा और उसके बाद आपका जीरो होगा। फिलहाल आपको पूछा गया है कि लीड कॉम्पेंसेटर के बारे में। सो सबसे पहले हम 1 बाय 1 ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ए को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन ए में s⁻² ये आपका जीरो है और s इज इक्वल टू -1 ये आपका पोल है। तो ऑप्शन ए के अंदर सबसे पहले आपका पोल आएगा और उसके बाद जीरो आएगा। सबसे पहले आपका पोल आएगा, मतलब ओरिजिन के नियर बाय आपका पोल आएगा और उसके बाद आपका जीरो आएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपका जीरो आता है, उसके बाद पोल आता है। सो ऑप्शन ए इज
इनकरेक्ट, क्योंकि सबसे पहले आपका जीरो आना चाहिए और उसके बाद पोल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पोल आता है और उसके बाद जीरो आता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। उसके बाद ऑप्शन बी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें s इज इक्वल टू -2 ये आपका जीरो है और s इज इक्वल टू -5 ये आपका पोल है। अगर लीड कॉम्पेंसेटर की बात करेंगे तो लीड कॉम्पेंसेटर में ओरिजिन के नियर बाय सबसे पहले आपका जीरो है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ओरिजिन के नियर बाय आपका जीरो है और उसके बाद आपका पोल है। इसका मतलब अगर -2 आपका जीरो ओरिजिन के नियर बाय है और उसके बाद पोल है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन सी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे s इज इक्वल टू -5 ये आपका जीरो है और s इज इक्वल टू -6 ये आपका पोल। यहाँ पे सबसे पहले आपका जीरो आता है और उसके बाद आपका पोल आता है, जैसे कि लीड कॉम्पेंसेटर पे यहाँ पे दिया है सबसे पहले आपका जीरो आना चाहिए और उसके बाद पोल आना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट हियर, मींस दैट ऑप्शन डी जो है आपका बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Question number 10, when the system gain is double, the gain margin becomes option A 2 times, B 1 by 2 times, C remains unaffected, D none of the above. As you know that gain margin is equal to 1 by x, means in dB is equal to 20 log 1 by x, means that gain margin is inversely proportional to gain of the system. अगर आपकी गेन मार्जिन सिस्टम के गेन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे पूछा गया है when the system gain is double then gain margin becomes, अगर सिस्टम का गेन आपका डबल हो जाता है तो गेन मार्जिन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ऑब्वियसली गेन मार्जिन इज 1 by times, so option B is correct here, that is the 1 by 2 times. सो थैंक यू एवरीवन, होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।